गेस्ट का स्वागत कर दीजिएगा, जो लॉबी में है। जी, तो जी। हम विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। आप संचालन अ, करते हैं, हम अतिथियों का स्वागत करते रहेंगे। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान। कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। मैं कविता वाचन कार्यक्रम का स्वागत पारंपरिक तरीके से करता हूं और इसी कड़ी में मैं तान्या जी को बुलाऊंगा। प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। आप आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। तान्या जी, आप आमंत्रित हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमो नमो भगवती हे सरस्वती, वंदे तव पदयुगलम्। वेद्याम्बूतिं वितनु भारती, चित्तं कारय मम विमलम्। वीणावाधिनी शुभमतिदायिनी, पुस्तकस्ते देवनुते। वर्णज्ञानं सकलनिदानं, सन्निहितं कुरु मम चित्ते। नमो भगवती हे सरस्वती, वन्दे तव पदयुगलम्। विद्यां बुद्धिं वितनु भारती, चित्तं कारय मम विमलम्। हंसवाहिनी ब्रह्मवादिनी, करुणापूर्णा भववरदे। मंजुलहासिनी नाट्यविलासिनी, लास्यं कुरु मम रसनाग्रे। नमो भगवती हे सरस्वती, वन्दे तव पदयुगलम्। वेद्यां बुद्धिवितनु भारती, चित्तं कारय मम विमलम्। धन्यवाद। धन्यवाद तान्या जी, आपने बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और बहुत ही प्यारा वंदना था। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आशुतोष सिंह, शिवाजी महाविद्यालय के शिवाजी छात्र, आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में मैं अपने विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और हमें कार्यक्रम संबंधी कुछ बात बताएं और थोड़ा अन्य विषयों से भी रूबरू कराएं। सर, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद आशुतोष। आशुतोष जी हमारे छात्र साहित्य संगम की छात्र कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने आज प्रेम दिवस पर, विश्व प्रेम दिवस पर इन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित करने का बीड़ा उठाया और ये इसकी सार्थकता इस कार्यक्रम के सामने आपके सब प्रस्तुत है। तो मैं सबको पहले प्रेम दिवस की शुभकामना देता हूं और यह कल्पना करिए कि एक दौर ऐसा जाता था, तो उस दौर को, ऐसा दौर फिर न आए, इसीलिए यह प्रेम दिवस 14 फरवरी के रूप में हमारे सामने मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आशुतोष जी अपने सह पाठियों को आगे बढ़ाना चाहते थे और ये 3 नाम लेकर मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा भाई, प्रेम दिवस से अच्छा तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता कि प्रेम दिवस सबसे बढ़िया दिवस है, तो उस दिन काव्य रचना हो, बहुत अच्छी बात है। पर इन्होंने एक साथ एक बात ये भी कही थी कि व्यंग पर काव्य रचना लिखेंगे। तो आप व्यंग साहित्य पर आप कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा।
तो मैंने इनकी बात स्वीकार कर ली है। वैसे तो अगर मैं काव्य शास्त्रीय दृष्टि से बात करूं तो ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, ये दो अलंकार हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद रहे हैं। और ध्वनि काव्य में ध्वनि काव्य पहला प्रथम सर्वोत्तम काव्य माना है, और दूसरा गुणीभूत व्यंग रचना को मध्यम स्तर का माना गया है। तो व्यंग भारतीय साहित्य काव्य शास्त्र परंपरा में व्यंग जो है किसी न किसी रूप में प्रयोग होता रहा है। संदर्भ कुछ और हो सकता है, परंतु व्यंग हमेशा भारतीय साहित्य की विशेषता रहा है। तुलसीदास हो, कबीरदास हो, कबीरदास ने तो व्यंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत समाज पर कटाक्ष किया है। और ये जब कहते थे तो खुद हंसते थे, और जिसके ऊपर कटाक्ष करते थे वो तिलमिलाया करता था। तो व्यंग की यही परिभाषा है कि कहने वाला मुस्कुराए और सुनने वाला तिल मिलाए, कि उसको जवाब न सूझे। यही व्यंग की बहुत भारी विशेषता है। भारतेंदु साहित्य में भी हमें व्यंग मिलता है, परंतु जो व्यंग विधा के रूप में अगर हम कहानी है, उपन्यास है, कविता है, अगर हम विधा की बात करें तो आजादी के बाद यह विधा हमारे सिंधी साहित्य में प्रमुख रूप से उभर कर आई है। रघुवीर सहाय की परती पटकथा आपने सुना होगा और वो रचना पढ़ी होगी, जिसमें मोहभंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। साठोत्तरी कविता की वो विशेषता है। हमें जितनी अच्छी चीजें थी उसका मोह भंग हुआ, और सत्ता के भूखे भेड़ियों को लक्ष्य करके बहुत सुंदर व्यंग जो है रघुवीर सहाय धूमिल सुदामा पांडे धूमिल की रचना परती पटकथा, उसका आपने अध्ययन किया होगा। और वह व्यंग साहित्य के रूप में मील का पत्थर वह रचना मानी जाती है। वैसे विधा के रूप में बिल्कुल सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित तरीके से अगर नाम लिया जाता है तो हरिशंकर परसाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने व्यंग को एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, लतीफ घोंगी, सुरेश कांत, ज्ञान चतुर्वेदी, सुशील सिद्धार्थ, नरेंद्र कोहली, हरीश नवल इत्यादि इतने नाम हैं जिन्होंने लाई है और व्यंग को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। और जहां तक व्यंग साहित्य के विषय जो होते हैं, नारी के प्रति शोषण, कालाबाजारी, भुखमरी और शैक्षणिक और साहित्यिक जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको लक्ष्य करके व्यंग लिखे जाते हैं। और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आप लोगों ने वो व्यंग लेख जरूर पढ़ा होगा, और बहुत अच्छा व्यंग की दृष्टि से बहुत अच्छा वो निबंध बन चुका है, व्यंग्य साहित्य बन चुका है। इसी प्रकार भोला राम का जीव आप लोगों ने कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा, और वो भी जो है बहुत अच्छा व्यंग हमारे सामने दिखाई पड़ता है। एक विनय विश्वास, डॉक्टर विनय विश्वास हैं, वो व्यंग साहित्य पर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आलोक रंजन जी की रचनाओं से तो मैं शायद परिचित हूँ, कहीं मैंने इनकी रचनाओं को जरूर देखा है। और ये मुशर्रफ परवेज और ये महबूब, ये मेरे लिए थोड़ा सा नए हैं, और मैं चाहूंगा कि इन्हीं को ही पहले सुना जाए। तो काव्य रचना व्यंग के संदर्भ में यही आशुतोष जी ने मुझे कहा था कि हम व्यंग पर, इसका टाइटल भी उन्होंने व्यंग साहित्य रखा था। और कवि वही अच्छा होता है जो अपने वर्तमान जीवन को जीता है, और वर्तमान समाज की समस्याओं को, गड़बड़ियों को जो उजागर करता है, वही एक व्यंग साहित्य श्रेष्ठ साहित्य माना जाता है। तो आप
आशुतोष जी के सहपाठी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं और आप भी व्यंग में थोड़ा सा अपना अधिकार पाने पर प्रयासरत हैं। तो मैं तो शुभकामना दूंगा कि आप, शायद मुझे लग रहा है कि ये 3 जो साहित्यकार हैं, ये व्यंग्य की साहित्य विधा के प्रकांड साहित्यकार सिद्ध होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और मैं 3 विद्वानों, साहित्यकार विद्वानों के सामने अपना संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जितना मैं तीनों को समझ पाया हूं आपसे चर्चा करके, तो मुझे लगता है कि आपकी लेखनी में व्यंग्य की जो तीखापन है वो जरूर परिलक्षित होगा। क्योंकि आप पहली बार मिले हैं, तो इसलिए मैं आशुतोष जी से खुद भी अनुरोध करूंगा कि आलोक रंजन जी का तो मैं पढ़ चुका हूं, जरा ये परवेज साहब और ये महबूब साहब की काव्य रचनाओं से हमें जरूर परिचित कराएं, और व्यंग्य आजकल कैसे समझा जा रहा है और कैसे उसको अभिव्यक्त किया जा रहा है, इस विधा से भी हमें परिचित कराएं। आशुतोष जी ने मौका दिया व्याख्यान के लिए, बहुत संक्षिप्त व्याख्यान ये रहा है। तो हमने आशुतोष जी की पूरी इच्छाओं का सम्मान किया, और हमने कहा कि विद्यार्थी अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने सहपाठियों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनकी साहित्य रचना में रुचि रखते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। चाहे कोई भी न आवे, मैं जरूर आऊंगा और अपने विद्यार्थियों के मुंह से इस विधा को जरूर सुनना मैं चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और तीनों मुख्य अतिथियों को शुभ आशीर्वाद। इसी प्रकार आप साहित्य की लेखनी चलाते रहिए, और एक समय आएगा कि आप भी अज्ञेय जी के बराबर न भी पहुंच पाए, पर अज्ञेय जी की जो रचना धर्मिता है उसके आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आशुतोष जी, अब आप आगे का संचालन कीजिए। धन्यवाद सर। आपने व्यंग पर व्याख्यान दिया और बहुत से विषयों को स्पष्ट किया, और अगय जी का नाम लिया। अगय जी का व्यंग में बहुत अच्छा कार्य है। वो एक कविता कहते हैं शहरी लोगों पे कि सांप तुम बड़े तो तुम इतना जहर कहाँ से पाया। हाँ जी सर। व्यंग करते हैं वो शहरी समाज पे कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, जहर कहाँ से पाया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तो कहाँ से पाया जहर और डसना कहाँ से सीखा। तो वो शहरी जीवन पर व्यंग करते हैं। और व्यंग साहित्य का इतिहास तो हमारे पास मतलब कबीर से शुरू होता है, तुलसीदास के पास है, फिर आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पास आता है, फिर क्या कहते हैं इसके बाद और साहित्यकारों से लेकर द्विवेदी जी के पास है, निराला जी के पास है, बाबा नागार्जुन को इस क्षेत्र में सिद्ध हस्त है। वो मौजूदा सरकार पर व्यंग करते हैं, प्रधानमंत्री पर व्यंग करते हैं कि इंदू जी क्या किया आपने, सत्ता के नशे में बोर दिया, तार दिया बेटे को, बोर दिया बाप को। तो व्यंग साहित्य मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा आज का विषय यही रखा जाए। खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज के पहले छात्र अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं मुशर्रफ परवेज जी। आज के मुख्य छात्र अतिथि के रूप में हमारे साथ परवेज मुशर्रफ जी जुड़े हैं। आप जाकिर हुसैन महाविद्यालय संध्या से स्नातक के छात्र हैं। हिंदी साहित्य की कलाओं और विधाओं में आप कलाओं और विधाओं को सीख रहे हैं। कई राष्ट्रीय मंचों और प्रतिष्ठित संस्थानों से कविता वाचन कर चुके हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी समेत देश के कई कवियों और कवित्रियों के साथ आपने मंच साझा किया है। आपको कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो इस प्रकार है: तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान, साहित्य शताब्दी सम्मान, कविश्वर चंदा झा सम्मान आदि अनेकों संस्थानों और राज्य मंत्री के हाथों आपको सम्मानित किया जा चुका है। भैया, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी सुंदर कृतियों को लेकर आमंत्रित हैं। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी, थोड़ी भी स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। सबसे पहले तो शिवाजी महाविद्यालय के हिंदी विभाग के तमाम शिक्षक गणों का और
हमारे सामने हम सबको अपना आशीर्वाद देने, अपना बेहद कीमती वक्त देने आए। सर्वेश्वर सर्वेश कुमार दुबे सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया तो नहीं कर सकता, लेकिन सर आपका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतनी ऊर्जावान बातें कही। वास्तव में ये हम छात्रों के लिए एक नई ऊर्जा हम सबके अंदर लाएंगी। साथ ही साथ आशुतोष भाई का आभार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जहां तक व्यंग की बातें हैं, तो व्यंग पर मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। मैं कुछ एक बातें पेश करना चाहता हूं। आज 14 फरवरी है। लोग इसे प्रेम दिवस कई मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज जो एक भारतीय इतिहास के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही शोक का दिन है। आज पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए सैनिक हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। और ज्यादा बातें ना रखते हुए, क्योंकि जहां पर सर ने अपनी इतनी अच्छी बातें कही हैं, वहां पर मुझ जैसे एक छोटे से तालिबे इल्म का बोलना ठीक वैसा ही है जैसे कि एक बच्चे का तुतलाना। और मैं उन पुलवामा के शहीदों को खिराजे अकीदत देते हुए 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। बात अच्छी लगे, बात सच्ची लगे, तो आप सबकी दुआएं मिले कि जहां सरहदों पर सैनिक भेड़ियों से भिड़ जाते हैं, जहां सरहदों पर सैनिक भेड़ियों से भिड़ जाते हैं, जहां मां भारती की रक्षा के लिए सर्वस्व लुटा दिए जाते हैं, कि जहां सरहदों पर सैनिक भेड़ियों से भिड़ जाते हैं, जहां मां भारती की रक्षा के लिए सर्वस्व लुटा दिए जाते हैं, जहां की पत्नी अपने पति के अर्थी को कंधा देती है, जहां के बेटे शहीद होने, जहां के बेटे अपने पिता के शहीद होने पर आंसू नहीं बहाते हैं, कि जहां सरहदों पर सैनिक भेड़ियों से भिड़ जाते हैं, जहां मां भारती की रक्षा के लिए सर्वस्व लुटा दिए जाते हैं, जहां की पत्नी अपने पति के अर्थी को कंधा देती है, जहां के बेटे पिता के शहीद होने पर आंसू नहीं बहाते हैं, जहां कोई शहीद हो जाए तो मातम नहीं, ढोल नगारे बजाए जाते हैं, ढोल नगारे बजाए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी साहित्य के सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो शब्दों से ही ये पूरी दुनिया बनी है। और जरा सोचे कि जब ये ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से एक शब्द कहा होगा, तो ये धरती कितना चमकदार हुआ होगा। और शायर, कवि जो भी होते हैं, वो शब्दों की ही बात करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, शब्दों पे एक नज्म है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ कि लफ्ज कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, लफ्ज कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, लफ्ज ही गीता और कुरान होता है। कि लफ्ज कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, लफ्ज ही गीता और कुरान होता है। लफ्ज से ही ये दुनिया बनी है, लफ्ज के आगे पहाड़ भी झुका है, लफ्ज के सामने समंदर भी रुका है। लफ्ज को आंख मिले तो आंसू हो जाए, लफ्ज को दिल मिले तो धड़कन हो जाए, लफ्ज मुस्कुरा दे तो प्यार का इजहार हो जाए, लफ्ज गुनगुना दे तो सनम का दीदार हो जाए, लफ्ज को मोती में समेटो तो कलमा हो जाए, लफ्ज को लफ्ज से जोड़ो तो नगमा हो जाए, और लफ्ज को कृष्ण मिले तो गीता। आप इसके एक एक पंक्तियां को देखें कि लफ्ज कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, लफ्ज ही गीता और कुरान होता है। लफ्ज से ही ये दुनिया बनी है, लफ्ज के आगे पहाड़ भी झुका है, लफ्ज के सामने समंदर भी रुका है। लफ्ज को आंख मिले तो आंसू हो जाए, लफ्ज को दिल मिले तो धड़कन हो जाए, लफ्ज मुस्कुरा दे तो प्यार का इजहार हो जाए, लफ्ज गुनगुना दे तो सनम का दीदार हो जाए, लफ्ज को मोती में समेटो तो कलमा हो जाए, लफ्ज को लफ्ज से जोड़ो तो नगमा हो जाए, और लफ्ज को कृष्ण मिले तो गीता और रसूल मिले तो कुरान हो जाए, कुरान हो जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये लफ्ज की बात है। इसमें 2 पंक्तियां आई थी कि लफ्ज को मोती में समेटो तो कलमा हो जाए, और लफ्ज को लफ्ज से जोड़ो तो नगमा हो जाए। अगर आप इस्लाम धर्म का में देखेंगे तो नमाज के वक्त एक तस्बीह होता है,
उसको जो हम गिनते हैं वो कलमा कहलाता है। तो मैंने हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहजीब है, जिस चीज के लिए हमारा देश जाना जाता है कि लफ्ज को मोती में समेटो तो कलमा हो जाए, लफ्ज को लफ्ज से जोड़ो तो नगमा हो जाए, और लफ्ज को कृष्ण मिले तो गीता और रसूल मिले तो कुरान हो जाए, कुरान हो जाए। एक नज्म और पेश करता हूं। यहाँ आप सब लोग उम्र में, अनुभव में, हर चीज में मुझसे बड़े हैं। मैं तो एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं। आज हमारे देश में एक बहस छिड़ी है बेटियों पर। अगर शायद बेटियां अपने दर्द को कह पाती, एक तरफ तो हमारा समाज बेटियों को लक्ष्मी, दुर्गा, महारानी लक्ष्मीबाई की संज्ञा देता है, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों के साथ क्या हो रहा है मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अच्छे लोग हैं, आप इस बात से रूबरू हैं। मैं पंक्तियां पेश करता हूं, उसकी तमहीद में कुछ एक पंक्तियां पेश करता हूं, फिर वो नज्म हम देखेंगे कि बेटियां धूप की चमक होती है, बेटियां आंखों की दमक होती है, कि बेटियां धूप की चमक होती है, बेटियां आंखों की दमक होती है, बेटियां पिता की प्यार होती है, बेटियां घर की बहार होती है, बेटियों से ही जगमगाता है हमारा आंगन, बेटियों से ही खिलखिलाता है हमारा चमन, बेटियां ना हो ना तो घर वीरान सा लगता है, क्योंकि बेटियों से ही हमारा खानदान चलता है, बेटियों से ही हमारा खानदान चलता है। मैंने जिस नज्म के लिए ये पंक्तियां कही है, मैं वो नज्म पेश करता हूं। एक दर्द है, मैं दर्द पेश कर रहा हूं, उसके बाद कुछ एक कविताएं और फिर आप सबकी दुआएं। कि क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है इसलिए? क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है इसलिए? या फिर माँ बाबा की इज्जत के लिए? कि क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है इसलिए? या फिर माँ बाबा की इज्जत के लिए? चलो मान लिया दोनों ही बातें सही है फिर भी, कि क्यों वो आज अकेले निकलने से डरती है, क्या वो बेटी है इसलिए? या फिर माँ बाबा की इज्जत के लिए? चलो मान लिया दोनों ही बातें सही है फिर भी, क्यों उसके जीने के हक को छीनते हो? बेटियों को बेटों जैसा प्यार क्यों नहीं देते हो? बेटियों को बेटों जैसा प्यार क्यों नहीं देते हो? आगे की पंक्तियां हैं कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, दिल उसके सिसक सिसक के रोते होंगे, कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, दिल उसके सिसक सिसक के रोते होंगे, किस गलती की उसे सजा मिल रही है, क्या वो बेटी है? कि कितने अरमान उसके दफन होते होंगे, दिल उसके सिसक सिसक के रोते होंगे, किस गलती की उसे सजा मिल रही है, क्या वो बेटी है? अगर ऐसा है तो हमें ऐसे समाज पे धिक्कार है, क्योंकि बेटियों से ही चलता हमारा संसार है, बेटियों से ही चलता हमारा संसार है। और आखिरी पंक्तियां हैं इस कविता की, और एक बेटियों का जो दर्द है वो क्या है कि इसके बाद कोई भी बिटिया जीना नहीं चाहेगी, उम्र भर इस कलंक को साथ लेकर ढोना नहीं चाहेगी, कि इसके बाद कोई भी बिटिया जीना नहीं चाहेगी, उम्र भर इस कलंक को साथ लेकर ढोना नहीं चाहेगी, मरना उसके लिए बहुत आसान होगा पर जीना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, कि इसके बाद कोई भी बिटिया जीना नहीं चाहेगी, उम्र भर इस कलंक को साथ लेकर ढोना नहीं चाहेगी, अरे मरना उसके लिए बहुत आसान होगा पर जीना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, और ऐसे संसार में वो क्यों जिए? आखिरी पंक्तियां पर अगर व्यंग अच्छी लग जाए तो आपका आशीर्वाद मिले। कि इसके बाद कोई भी बिटिया जीना नहीं चाहेगी, उम्र भर इस कलंक को साथ लेकर ढोना नहीं चाहेगी, अरे मरना उसके लिए बहुत आसान होगा पर जीना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, और ऐसे संसार में वो क्यों जिए जहां एक तरफ संसद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती हो, कि इसके बाद कोई भी बिटिया जीना नहीं चाहेगी, उम्र भर इस कलंक को साथ लेकर ढोना नहीं चाहेगी, अरे मरना उसके लिए बहुत आसान होगा पर जीना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, और ऐसे संसार में वो क्यों जिए जहां एक तरफ संसद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, दूसरी तरफ हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता हो, हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता हो।
शुक्रिया। अगर वक्त है तो तभी मैं आगे बढ़ूं, वरना आप जैसा कहें आशुतोष भाई। जी बिल्कुल भैया, आप बढ़े आगे, बिल्कुल। हाँ, बस दो वक्त दो चार मिनट 2-4 मिनट और मैं जी जी लेना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि आज मैंने मैं ज्यादातर सामाजिक मुद्दों पे ही कहने की कोशिश करता हूं, और यही होना भी चाहिए। तो आपने बेटियों पर सुनी नज्म, तो यही बेटियां जब माँ बनती हैं तो माँ का क्या दर्द होता है। मैं पेश करता हूं, फिर एक गजल के कुछ एक अशार पेश करूंगा, फिर आपसे दुआएं मांगता हूं कि आ, 4 मिसरे पेश करता हूं उस नज्म की तमहीद में कि माँ जैसी भोली किसी की सूरत नहीं है, माँ जैसी भोली किसी की सूरत नहीं है, माँ जैसी ममता की कोई मूरत नहीं है, कि माँ जैसी भोली किसी की सूरत नहीं है, अरे माँ जैसी ममता की कोई मूरत नहीं है, और मैंने तो देखा है ख्वाबों में लाखों परियों को पर। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लिखने वाले हैं उनका अगर देखें, तो ना तो उन्हें बहर का पता है, ना तो उन्हें मीटर का पता है। अब एक एक पंक्ति 1 मीटर की है तो दूसरी पंक्ति 2 मीटर की। मैं कई बार जाता हूं तो देखता हूं तो बड़ा लगता है कि क्या ही बोल रहे हैं। मैं पेश करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं कि माँ जैसी भोली किसी की सूरत नहीं है, माँ जैसी ममता की कोई मूरत नहीं है, और मैंने तो देखा है ख्वाबों में लाखों परियों को पर। कि माँ जैसी भोली किसी की सूरत नहीं है, माँ जैसी ममता की कोई मूरत नहीं है, और मैंने तो देखा है ख्वाबों में लाखों परियों को पर। मेरी माँ जैसी कोई खूबसूरत नहीं है, मेरी माँ जैसी कोई खूबसूरत नहीं है। शुक्रिया। अब नज्म देखें। बहुत शुक्रिया। नज्म देखें कि एक पल सोच के देखो, इतने दर्द वो कैसे सहती होगी। एक पल सोच के देखो, इतने दर्द वो कैसे सहती होगी। रोने का मन तो अम्मा का भी करता होगा ना, लेकिन क्यों नहीं रोती होगी। कि एक पल सोच के देखो, इतने दर्द वो कैसे सहती होगी। रोने का मन तो अम्मा का भी करता होगा ना, लेकिन क्यों नहीं रोती होगी। शायद इसलिए कि वो रोएगी तो मेरे आंखों में नमी आएगी। माँ को पता होता है कि मेरा चेहरा थोड़ा नम होगा, हमारे बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। कि एक पल सोच के देखो, इतने दर्द वो कैसे सहती होगी। रोने का मन तो अम्मा का भी करता होगा ना, लेकिन क्यों नहीं रोती होगी। शायद इसलिए कि वो रोएगी तो मेरे आंखों में नमी आएगी, और मैं रो पड़ा तो मेरी माँ मुझसे ज्यादा रोएगी, मेरी माँ मुझसे ज्यादा रोएगी। आगे की पंक्तियां देखें कि चलो उनके दिल का हाल पूछो। हमें लगता है ना कि हमारे माँ बाप हमसे पैसे चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं, मैं पंक्तियां पेश करता हूं कि चलो उनके दिल का हाल पूछो, उनकी खुशी के लिए कुछ बड़ा सोचो। कि चलो उनके दिल का हाल पूछो, उनकी खुशी के लिए कुछ बड़ा सोचो। शायद वो हमसे पैसे नहीं कुछ वक्त चाहती होंगी। कि चलो उनके दिल का हाल पूछो, उनकी खुशी के लिए कुछ बड़ा सोचो। शायद वो मुझसे पैसे नहीं कुछ वक्त चाहती होंगी। बचपन के जैसे फिर से अपने आंचल में मुझे सुलाना चाहती होंगी, मुझे सुलाना चाहती होंगी। और जब हम अपने घरों से दूर होते हैं, जाते हैं पढ़ाई करने, तालीम हासिल करने, तब कि आज सुबह ही माँ से बात हुई है, थोड़ा मैं रोया वो ज्यादा रोई है। कि आज सुबह ही माँ से बात हुई है, थोड़ा मैं रोया वो ज्यादा रोई है। पता नहीं किस बात का उसे गम है, और क्यों उसकी आंखें नम है। कि आज सुबह ही माँ से बात हुई है, थोड़ा मैं रोया वो ज्यादा रोई है। पता नहीं किस बात का उसे गम है, शायद वो मुझे देखने को परेशान है, क्योंकि मुझे देखकर माँ के चेहरे पे आती मुस्कान है, माँ के चेहरे पे आती मुस्कान है। और आखिरी पंक्तियां हैं, एक दर्द है, आज भारत की हर माओ का दर्द है। मैं पेश करता हूं कि चलो अब गांव की ओर चलो, चलो अब गांव की ओर चलो, द्वारे पे माँ हमारा इंतजार करती होंगी। कि चलो अब गांव की ओर चलो, द्वारे पे माँ हमारा इंतजार करती होंगी। हर पल हर लम्हा बाहों में आंचल को लिए अपने। कि चलो अब गांव की ओर चलो, द्वारे पे माँ हमारा इंतजार करती होंगी। हर पल हर लम्हा बाहों में आंचल को लिए अपने।
हमारा रास्ता तकती होंगी, हमारा रास्ता तकती होंगे। शुक्रिया। अब एक गजल है, मैंने पहली बार कोशिश की है तरन्नुम में पेश करने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब बस 2 मिनट और फिर आप सबका से दुआएं। आज आज का जो दौर है ना, वो दौर इतना बदल चुका है। आज हमारे चेहरे पर कुछ होता है, दिल के अंदर कुछ और बातें होती है। और मैंने उसे एक गजल में कहने की कोशिश की है, बहर का भी पूरा ख्याल रखा है। और मैं पेश करता हूँ गजल कि देखिए इंसान कैसे बदलते हैं। कि कोई बातें बना रहा है, कोई बातों में उलझा रहा है। मतलब देखें कि कोई बातों में उलझा रहा है, कोई बातों में उलझा रहा है, कोई है जो बातें बना रहा है, कोई है जो बातें बना रहा है। शेर देखें कि किसी के हैं आंखों में आंसू, किसी के हैं आंखों में आंसू, किसी के हैं आंखों में आंसू, कोई है जो दर्द को छिपा रहा है, कोई है जो दर्द को छिपा रहा है, किसी के है दिल में मोहब्बत। आज इसी की कमी है कि किसी के है दिल में मोहब्बत, किसी के है दिल में मोहब्बत, कोई है जो नफरत फैला रहा है, कोई है जो नफरत फैला रहा है, किसी के हैं आंखों में आंसू, कोई है जो दर्द को छिपा रहा है। और आखिरी शेर देखें इसका कि किसी के हैं हाथों में खंजर, किसी के हैं हाथों में खंजर। आज सामने से लोग कुछ और बातें कहते हैं, सामने में तारीफें करते हैं, लेकिन पीछे आपकी वही लोग करते हैं। तब मैं पेश करता हूं। और कल ही ये एक शेर हुआ है, मैं पेश करता हूं। और आज दुनिया है ऐसी ही है कि किसी के दिल में मोहब्बत, कोई है जो नफरत फैला रहा है, किसी के है हाथों में खंजर, किसी के है हाथों में खंजर, कोई है जो मुझको बचा रहा है, कोई है जो मुझको बचा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद आप सबने दिया। और एक बार फिर से मैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ जैसे तालिब इल्म को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। खास करके सर्वेश सर का कि सर आप मुझे आशीर्वाद देते, यूं ही आशीर्वाद देते रहें ताकि मुझ जैसा एक छोटा सा तालिब इल्म सीखता रहे, क्योंकि सीखना इंसान के इंसान होने का सबूत है। तो एक बार मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत आभार आप सब। धन्यवाद भैया। और बहुत ही प्यारी आपने पढ़ी नज्म, कविता, शेर, और आपने हर एक विषय को छुआ है। माँ को लिया, आज जो है शहीद दिवस को लेके आपने लिखा, कहा, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया सुनाया। मैं चाहूंगा सर्वेश सर 2 टिप्पणी 2 शब्दों में कहें मुशर्रफ भाई पे। बहुत बहुत मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था, और मुझे लग रहा है कि मैं दूसरे राहत इंदौरी को देख रहा हूं क्या। तो अच्छा प्रयास है, इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहिए, भविष्य बहुत उज्जवल है। और बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं, और आपने धन्यवाद। प्रेम में भी व्यंग को खोज लिया है, यही आपकी बहुत भारी उपलब्धि है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने भानुमति के पिटारे से दूसरे राहत इंदौरी को बुलाना चाहूंगा।
आज के विशेष छात्र अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े महबूब जी, और महबूब जी वर्तमान समय में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय से हिंदी में स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र हैं। आप कवि, लेखक, गजलकार के रूप में जाने जाते हैं। आप साहित्य धारा अकादमी के सदस्य भी हैं। आप कई साहित्यिक मंचों से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सहित कई अन्य कवि सम्मेलनों में आपकी शिरकत रही है। आप कविता पाठ कर चुके हैं और पद्य गद्य दोनों विधाओं में आप लेखन करते हैं। कई पत्रिकाओं से आप जुड़े हुए हैं और वर्तमान और उनसे आप उनके संपादक मंडल में भी आपको स्थान मिला है। द ग्राम टुडे, अमर उजाला तथा अन्य अखबारों में आपके लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। आपको अनेक महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से सम्मान मिल चुका है। आपको मैं आमंत्रित करता हूं आज शिवाजी महाविद्यालय के मंच पर। हिंदी विभाग की ओर से आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है और आपका चेहरा भी दिख रहा है, नूरानी चेहरा। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आभासी पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, सर्वेश्वर सर को नमस्कार। मेरा तमाम गुरुजनों को मेरा नमस्कार, मेरे मित्रों को मेरा प्रेम। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शिवाजी महाविद्यालय के हिंदी विभाग का कि उन्होंने एक इस तरह का कार्यक्रम करवाया जिसमें कुछ बोलने से ज़्यादा सुनने को मिले, वो ज़्यादा सौभाग्य की बात है। तो अभी बात व्यंग पे हो रही थी, आशुतोष भाई से भी बात हुई, इन्होंने भी कहा था व्यंग पर कुछ सुनाने के लिए। अपनी मूल रचना से पहले मैं एक परिचय स्वरूप में अपनी गजल का एक मतला और कुछ शेर आपके आगे रखता हूँ। समात फरमाएं कि दिल के अल्फाज लिखता हूँ मैं, अपने ही अंदाज लिखता हूँ। दिल के अल्फाज लिखता हूँ मैं, अपने ही अंदाज लिखता हूँ। कल भी ऐसा ही लिखता था जैसा मैं आज लिखता हूँ। करते हैं जो पुकार सदियों से मौन रहकर, करते हैं जो पुकार। दोस्तों देखिए, मौन की पुकार सबसे खतरनाक होती है। शेर सुने कि करते हैं जो पुकार सदियों से मौन रहकर, मैं उनकी दबी हुई आवाज लिखता हूँ। क्या व्यापारी, क्या कृषक, क्या श्रमिक, क्या सेठ, क्या व्यापारी, क्या कृषक, क्या श्रमिक, क्या सेठ, मैं एक कलम से पूरा समाज लिखता हूँ। और यूं चुप बैठ शांति से कुछ न बदलेगा, यूं चुप बैठ शांति से कुछ न बदलेगा, मैं बदलाव के लिए क्रांति का आगाज लिखता हूँ। जलती रहे लौ इंसानियत की सबके भीतर। शेर आखिरी देखें कि जलती रहे लौ इंसानियत की सबके भीतर, इसीलिए इंसानों को इंसान बनाने के राज लिखता हूँ। मैं दिल के अल्फाज लिखता हूँ, अपने ही अंदाज लिखता हूँ। एक गजल थी। इसके बाद शुरुआत व्यंग से हुई, विषय भी व्यंग है, तो मैं उसी से शुरू करता हूँ। हालांकि इतना निपुण नहीं हूँ व्यंग लिखने में, फिर भी सर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। दो छोटी छोटी कविताओं के साथ शुरुआत करता हूँ। सुने कि क्या कहा सच बोलोगे मारे जाओगे, क्या कहा सच बोलोगे मारे जाओगे, सच बोलने का हक यहाँ सिर्फ खामोशियों को है। अरे तुमने सुना नहीं अभी दिल्ली के दरबार का वो फरमान, जिसमें संसद की दीवारें लोगों से चीख चीख कर कह रही थी कि खामोश हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी कविता थी। इसी कड़ी को जोड़ते हुए एक कविता और सुने कि थम गई है सांसें, रुक गई है आह, खामोश जुबां है कुछ कहती है निगाह। थम गई है सांसें, रुक गई है आह, खामोश जुबां है कुछ कहती है निगाह। बदन बेजान पड़ा है, नीर नयन में धरा है, हाय देखो वो मुर्दा जिंदों के बीच खड़ा है। वो गुजरती हुई खामोशी पूछ रही थी मुझसे कि ये लाश है कौन, कहीं वो गरीब तो नहीं जो सदियों से है मौन। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने, वाह। बहुत बढ़िया महबूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे देश की ये हालत किस लिए है, व्यंग की मैंने कोशिश की। एक गजल आपके आगे रखता हूं मैं, व्यंग्यात्मक गजल है। सुने कि कल से बदतर आज नहीं चाहिए, गधों के सर पर ताज नहीं चाहिए,
बहुत मतलब बढ़िया। समाज फरमाए कि कल से बदतर आज नहीं चाहिए, गधों के सर पर ताज नहीं चाहिए, जिसके बुनियादी लकड़े पर लगे हों खादी के दीमक, हमें ऐसा खोखला समाज नहीं चाहिए। वाह, शेर वाह, सुने वाह, कि जो चिल्ला न सके अपने हक के खातिर भी, जो चिल्ला न सके अपने हक के खातिर भी, ऐसे मुंह में आवाज नहीं चाहिए। और फकत वाह, वाह, दिखाए जो हुक्मरानों की कामयाबी, जैसा आजकल होता है सभी राजनीतिक पार्टियों को देख लीजिए, फकत दिखाए जो हुक्मरानों की कामयाबी, ऐसी हुकूमत पर नाज नहीं चाहिए। हकीकी जमहूरियत है मंजूर हमें, जमहूरियत मतलब प्रजातंत्र, हकीकी जमहूरियत है मंजूर हमें, झूठी सियासत राज नहीं चाहिए। और गर लुटती है अजमत सच्चाई की अंजाम तक जाने में, गर लुटती है अजमत सच्चाई की अंजाम तक जाने में, तौबा हमें उस अंजाम का आगाज नहीं चाहिए। कल से बदतर आज नहीं चाहिए, गधों के सर पर ताज नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए, ये मैं अब आपको अगले गजल के माध्यम से बताऊंगा। सुने क्या स्थिति है देश की। मालिक हम पर इतना तो करम कीजिए, वाह, 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 बहुत प्यारी कवि। वाह, वाह, मालिक हम पर इतना तो करम कीजिए, बहुत हो चुका अब तो शर्म कीजिए। मतलब समाज फरमाए कि मालिक हम पर इतना तो करम कीजिए, बहुत हो चुका अब तो शर्म कीजिए। दिखने लगा है गरीबों का हाड़ मांस सब, नहीं बचा है खून सरकार अब तो रहम कीजिए। सुबह रोता छोड़ आया था मैं अपना भूखा बच्चा, सुबह सुबह रोता छोड़ आया था मैं अपना भूखा बच्चा। शाम को उसे दूध मिलेगा इतना तो वहम कीजिए। मौला मौत से बदतर जिंदगी देते हैं ये लोग, मौला मौत से बदतर जिंदगी देते हैं ये लोग। इनके अंदर तो रोजे कयामत का सहम कीजिए। और रूह रो रो कर करती है पुकार हमारी, जिनके साथ समानता नहीं होता, कि रूह रो रो कर करती है पुकार हमारी। हाय इस सितम का कोई तो चरम कीजिए। और दुनियावी मसले से इतना तो जान चुका है महबूब, मख्ते का शेर देखें कि दुनियावी मसले से इतना तो जान चुका है महबूब, अपना हक चाहिए तो खुद ही लहू गरम कीजिए। मालिक हम पर इतना तो करम कीजिए, क्या बहुत हो बात है, वाह चुका अब वाह तो वाह, शर्म कीजिए। क्या बहुत कह बहुत बहुत। शुक्रिया नवाजिश। इसके साथ ही मैं कुछ एक गजल और बस एक कविता और कह के अपनी जगह लूंगा, अभी आलोक भाई को भी सुनना है। खैर ये भी व्यंग पे ही है तो सुन लीजिए। हालांकि आज प्रेम दिवस है, लेकिन जब प्रेम का माहौल हो तभी प्रेम दिवस मनाना चाहिए। जब देश ऐसी स्थिति में हो तो फिर खैर प्रेम के गीत तो गुनगुना ही सकते हैं, लेकिन एक कवि का हृदय क्या कहता है ऐसी स्थितियों को देख के सुने कि जब्ते गम है कि हम मर जाएं। मतलब समाज फरमाए जब्ते गम है कि हम मर जाएं, गद्दी नशी ही जब गद्दार हों तो किधर जाएं। जब्ते गम है कि हम मर जाएं, गद्दी नशी ही जब गद्दार हों तो किधर जाए। और आती है गुर्बत की महक हर उस रास्ते से, जहां जिस ओर हम जिधर जाएं। शेर सुने कि मोतियां हैं हम मालाओं की डोर उनके हाथों, मोतियां हैं हम मालाओं की डोर उनके हाथों। वो जब चाहें गले लगे, वो जब चाहें बिखर जाएं। और है हुक्म ये हुक्मरां के जबानों का, है हुक्म ये हुक्मरां के जबानों का, जबान सिल दो वो सच बोलने अगर जाएं। सजी है सेज खड़ी जमात बहुत देर हो चुकी, सजी है सेज खड़ी जमात बहुत देर हो चुकी। आज हमें भी कांधों पर है जाना सो हम भी सवर जाएं। तो बाद मेरे कहने के तुम सुनना जरूर। समस्या यही है कि हम कहते हैं कोई सुनता नहीं है।
सुने कि बाद मेरे कहने के तुम सुनना जरूर, यूं ना हो मेरा कहा सब बेअसर जाए, और तुम खामखा ही अपना गला दुखाते हो महबूब, तुम खामखा ही अपना गला दुखाते हो महबूब, बहरों का इलाका है चलो हम भी अपने घर जाएं, ज़ब्त गम है कि हम मर जाएं, गद्दी नशी ही जब बहुत बढ़िया। गद्दार हो तो किधर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो बस एक कविता और पढ़ दूं मैंने, क्योंकि सिर्फ गजलें पढ़ी हैं। जी एक जी कविता। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। आ, एक कविता मैं आपके आगे रखता हूँ। ये कविता एक दर्द है जिसको मैं महसूस तो नहीं कर सकता, हाँ लेकिन समझ जरूर सकता हूँ। एक दर्द जो हर महीने उठती है हर स्त्री के अंदर। सुने, कविता का शीर्षक है एक पक्ष धर्म अधर्म। एक ऐसी चीज जिसको लोगों ने धर्म कहा, उस धर्म शब्द से लेकर मेरे को क्या आपत्ति हुई। सुने, आज खून बहा, आज खून बहा पर कोई कत्ल नहीं हुआ, ना ही कोई चोट लगी, बस खून बहा, क्योंकि उसे बहना था। अनदेखा जख्म जो धर्म बतलाकर ईश्वर ने दिया, मुझे सहना था। पर हाय ये कैसा धर्म, हाय ये कैसा धर्म जिसे सिर्फ एक पक्ष निभाए और निभाते हुए उसे दूसरों से छिपाए। ये कैसा धर्म जिसे औरों के आगे खोला न जाए, चुप सहे चुप भोगे पर किसी से बोला न जाए। लेकिन मैं बोलूंगी और पूछूंगी, मैं बोलूंगी और पूछूंगी उस शख्स को महिला अदालत के कटघरे में खड़ा करके, जिसने सबसे पहले इसे धर्म कहकर लाद दी थी एक और पीड़ा की पोटली मेरे टूट चुके कंधों पर, कि उसने धर्म बताकर ऐसा अधर्म क्यों किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक, आज वैलेंटाइन डे है, माहौल हल्का करते हुए मैं बस अपने दोस्तों के नाम एक दो शेर पढ़ के बस अपनी जगह लेता हूँ। सुने कि दरिया प्यासा बैठा है तेरे लबों की छुअन के लिए, दरिया प्यासा बैठा है तेरे लबों की छुअन के लिए, एक तेरा आना ही काफी है रूहे सुखन के लिए, और ये कुमकुम लाली बिंदिया सब बेवजह लगाई तुमने, तेरा मुस्काना ही काफी था इस दिल की चुभन के लिए, दरिया प्यासा बैठा है तेरे लबों की छुअन के लिए, एक तेरा आना ही काफी है रूहे सुखन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आप लोगों ने इतना मुझे सुना और इतनी देर तक मुझे झेला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद महबूब जी। बिल्कुल राहत इंदौरी जैसा तीखा व्यंग किया आपने, और बिल्कुल जो सर ने कहा कि बस आप मेरे पिटारे के दूसरे राहत इंदौरी हैं। और बहुत जबरदस्त आपने अनेकों विषयों को छुआ, और व्यंग तो बहुत करारा किया आपने, मौजूदा सरकार पे, वजीर आजम पे, मौजूदा समाज पे, प्रशासन व्यवस्था पे। बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और ये आपसे उम्मीद और आशा रहेगी कि आप ऐसे ही शिवाजी के कार्यक्रम में आते रहें और अपना तीखा स्वभाव, तीखा व्यंग हमें अपनी कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से दिखाएं। अब मैं देर ना करते हुए आज के तीसरे मुख्य छात्र अतिथि को आमंत्रित करता हूं। आज हमारे साथ विशेष छात्र अतिथि के रूप में आलोक रंजन जी जुड़े हैं। वर्तमान समय में अगर युवा कवियों की, लेखकों की बात की जाए तो उसमें आलोक रंजन जी का नाम शुमार है। आलोक रंजन जी का नाम इसलिए भी शुमार है क्योंकि ये कम अवस्था में ही इन्होंने 1000 से ज्यादा कार्यक्रमों में भाग लिया है, काव्य पाठ, काव्य वाचन। इसीलिए इनका वर्तमान समय में नाम लिया जाता है। और आपका जन्म 2003 में बिहार कैमूर जिले में हुआ। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य में थी। शुरुआती समय से आप कविताएं लिखा करते थे, और बाद में आपने कहानी, शायरी और लेख आदि विधाओं में भी अपना हाथ आजमाया। आप अनेकों अखबारों, अनेकों पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेख छपवा चुके हैं, और आपकी एक पुस्तक भी आई है जिसका नाम है पहला पन्ना, और वो प्रकाशित है हुए। आप वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से के प्रथम वर्ष के छात्र हैं, और अध्ययन अध्यापन के साथ आप साहित्य सेवा भी कर रहे हैं।
तो भाई आपको मैं आमंत्रित करता हूँ शिवाजी के मंच पटल पर, आप आए अपनी सुंदर कृतियों को लेकर, आप आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम मैं सर्वेश सर को पैर छूकर प्रणाम करता हूँ और शिवाजी महाविद्यालय को, श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय का प्रणाम, और हमारे बड़े भैया आशुतोष जी और महबूब भैया और मुशर्रफ भैया जुड़े हुए थे, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ा और मैं तो बहुत इंजॉय किया। और चूंकि आज हमारे पुलवामा हत्याकांड के शहीदों की श्रद्धांजलि है, तो उन्हें हम सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनके लिए मैं पढ़ता हूँ कि एक जो सैनिक होता है और एक उसकी पत्नी होती है, दोनों में बातचीत होती है, तो बातचीत ही नहीं होती है, बरसात होती है। और उसी बरसात में चलिए हम लोग भीगते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। शीर्षक है तुम प्रेमिका इंतजार करना। मैं लौट आऊंगा, तुम प्रेमिका इंतजार करना। मेरी एक पुरानी तस्वीर है ना तुम्हारे पास, मेरी एक पुरानी तस्वीर है ना तुम्हारे पास, जब याद आऊं रातों में लगाकर सीने से प्यार करना। तुमसे हैरे मोहब्बत जैसे मीरा को कृष्ण से, तुमसे हैरे मोहब्बत जैसे मीरा को कृष्ण से, और मेरे सबको अपना मान लेना, और मेरे सबको अपना मान लेना, सही व्यवहार करना। मैं लौट आऊंगा, तुम प्रेमिका इंतजार करना। जब तुम मुझे याद आती हो ना, जब तुम मुझे याद आती हो ना, तो एक पत्ते पर नाम लिखता हूं। जब तुम मुझे याद आती हो ना, तो एक पत्ते पर नाम लिखता हूं। तुम्हारा पहले बाद में अपना, कभी तो सच हो जा ओए होए मेरी सपना, कभी तो सच हो जा ओए होए मेरी सपना। मैं जानता हूं खबर मिली है, मैं जानता हूं खबर मिली है मुझे, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेमिका कुछ दिन और सही, प्रेमिका कुछ दिन और सही, सही है असुधार न करना। मैं लौट आऊंगा, तुम प्रेमिका इंतजार करना। मैं लौट आऊंगा, तुम प्रेमिका इंतजार करना। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और चूंकि बात ट्रेन की चल रही है, तो मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया है, तो उसे पढ़ता हूँ कि आजकल का जो दौर है, तो आजकल के दौर में लोग मोहब्बत जिंदा ही नहीं रह पाती, इस कदर लोग मर जाते हैं एक दूसरे पर। तो उसी लिए मैं लिखा हूं और मैं पढ़ता हूं, गौर कीजिएगा। एक किसान है, आम आदमी है, एक मजदूर है, क्या कहता है, उसके भावनाओं को उसकी आवाज बनने का प्रयास किया हूं। मुझे अब मरना है, लेकिन आत्महत्या करके नहीं। मुझे अब मरना है, लेकिन आत्महत्या करके नहीं, किसी दुर्घटना के चलते। मुझे अब मरना है, लेकिन आत्महत्या करके नहीं, किसी दुर्घटना के चपेट में। क्योंकि बच्चे मर रहे मेरे तड़प तड़प कर, कुछ नहीं है उनके पेट में। क्योंकि बच्चे मर रहे हैं मेरे तड़प तड़प कर, कुछ नहीं है उनके पेट में। हाँ, गलती शायद आलोक रंजन जी का वॉइस नहीं आ रहा है ना। रंजन जी आपका वॉइस फिर से एक बार। सही है। हाँ हाँ जी, मुकम्मल कीजिए फिर से। हाँ। क्योंकि बच्चे मर रहे मेरे तड़प तड़प कर, कुछ नहीं इनके पेट में। हाँ, गलती थी हमारी, है हमारी और रहेगी भी। हाँ, गलती थी हमारी, है हमारी और रहेगी भी। क्यों नहीं, कुछ रहना भी तो चाहिए प्लेट में। क्यों नहीं, कुछ रहना भी तो चाहिए प्लेट में। गरीबी से तो सही, अरे गरीबी से तो सही, हम जात से भी लड़ते हैं।
गरीबी से तो सही हम जात से भी लड़ते हैं, यूं ही नहीं रगड़ते नाक प्लेट में, यूं ही नहीं रगड़ते नाक प्लेट में। हंस मत पागल, लोग क्या सोचेंगे, अरे हंस मत पागल, लोग क्या सोचेंगे, जब तुम ही पढ़ेगा तो लोग किसे नोचेंगे। हंस मत पागल, लोग क्या सोचेंगे, जब तुम ही पढ़ लेगा तो लोग किसे नोचेंगे। होटल में बिक गया वो भी, होटल में बिक गया वो भी आज भी मेरे रेट में, होटल में बिक गया वो भी आज भी मेरे रेट में। मुझे अब मरना है लेकिन आत्महत्या करके नहीं, किसी दुर्घटना के चपेट में, किसी दुर्घटना के चपेट में। बहुत शुक्रिया आपका और एक बहुत 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 आभार आप सभी का। और हमारी दूसरी किताब काव्य संग्रह बेहद मोहब्बत से, चूंकि आज प्रेम दिवस भी है, युवाओं के लिए कुछ पढ़ दूं नहीं तो मैं खुद दोषी समझूंगा, तो उनके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो पढ़ता हूँ। क्योंकि हमारे कुछ सीनियर हैं, दोस्त हैं, उनका आया था कि आजकल जो डिजिटल युग है उसमें प्रेम को लेकर कैसा कुछ चल रहा है। तो एक दोस्त हैं हमारे, सीनियर हैं हमारे, रामकिशोर भैया, तो उनके लिए कुछ लिखा था, उनसे काफी जुड़ाव रहता है। तो इश्क के स्कूल पढ़ता हूँ, थोड़ा सा व्यंग, हास्य, श्रृंगार तीनों का मिश्रण है, कोशिश किया हूँ, गौर कीजिए। इश्क के स्कूल में नाम लिखाना है, इश्क के स्कूल में नाम लिखाना है, बोलना दोस्त कहाँ जाऊं दिल लगाना है, बोलना दोस्त कहाँ जाऊं दिल लगाना है। पास पड़ोस में सब मुझे भाई बोल है देती, पास पड़ोस में सब मुझे भाई बोल है देती। व्हाट्सएप जाऊं, इंस्टा जाऊं या फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप जाऊं, इंस्टा जाऊं या फेसबुक का जमाना है। मैंने बहुत खोली प्रोफाइल, बहुत सिंगल है पाया, मैंने बहुत खोली प्रोफाइल, बहुत सिंगल है भाया। जब हाय भेजा तो ब्लैक लिस्ट में आया, जब हाय भेजा तो ब्लैक लिस्ट में आया, जब हाय भेजा तो ब्लैक लिस्ट में आया। बोलना क्या लिखूं है चाकी मिल जाए महबूब, बोलना क्या लिखूं ऐसा कि मिल जाए महबूब। मुझे भी वो बाबू सोना वाला खाना खाना है, मुझे भी वो बाबू सोना वाला खाना खाना है। बहुत को दो दो तड़प जाता है मेरा मन, बहुत को दो दो तड़प जाता है मेरा मन। मुझे एक भी नहीं कैसा जमाना है, मुझे एक भी नहीं कैसा जमाना है। इश्क के स्कूल में नाम लिखाना है, बोलना दोस्त कहाँ जाऊं दिल लगाना है, बोलना दोस्त कहाँ जाऊं दिल लगाना है। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद आलोक जी, बहुत प्यारा आपने पढ़ा, व्यंग भी पढ़ा और प्रेम पर भी पढ़ा, और एकदम आपने मतलब आधुनिक युवा की समस्या को उकेरा है इस गीत में, कि मतलब हर कोई भाई बोल के काम खराब कर देती है। अब तो हमें तो मतलब मैं बताऊं, आप भी क्या कहते हैं, अभी तो फिलहाल प्रथम वर्ष से हैं, महबूब जी हैं, तो प्रथम वर्ष के बच्चे जब भाई बोल देते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है बड़ा दिक्कत होता है। तो आप भी उस समस्या से गुजर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लिखा। आशुतोष जी, मुझे कुछ कहना है इन कवियों को। जी जी जी, स्वागत तीनों कवियों मैंने बहुत सावधानी से और बड़ी एकाग्रता से आप सभी को सुना, और अपने अंदर ये आग जलाए रखिएगा। प्रेम को ऐसा रखिएगा कि जैसे खाने में चटनी या अचार आप लोग खाते हैं, प्रेम भी आवश्यक है, पर प्रेम के दीवाने न बन जाइएगा। जो आपने व्यंग में आग जिस चीज को जलाई है उसे और उद्दीप्त करिए, आज इसी की आवश्यकता है। हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत हैं,
तो आप यह समझिए आपका दायित्व है, आपको सरकार नहीं बनानी है, आपको कटाक्ष करना है। जहां भी आप विसंगतियां पा रहे हैं, जहां भी आप थोड़ा सा गड़बड़ी देख रहे हैं, जरूर कटाक्ष करिए और यही आग आपको पहचान दिलाएगी। प्रेम के दीवाने बहुत हैं, पर हमें समाज का दीवाना होना है। हेमचंद का निबंध आशुतोष जी ने पढ़ा है, साहित्य का उद्देश्य। तो साहित्य के उद्देश्य में समाज की अभी बहुत वकालत की जरूरत है और साहित्य वकालत करता है समाज का। तो आप लोगों ने समाज की वकालत की और बहुत अच्छे ढंग से की है। उसमें यह भी लिखा है कि साहित्यकार प्रेम की पींगों पर अपनी ज्यादा बात करता है, परंतु हमें समाज की आग को ठंडा नहीं होने देना है। जो बहुत आग आप में है और भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, इस आग को से समझौता मत करिए, यही आपका मुख्य विषय हो तो आपको लक्ष्मी और श्रीवृद्धि सब आपके पास अपने आप ही चली आएंगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यंग का काम ही है आग को जीवित रखना, और यह जब तक आग नहीं है, राहत इंदौरी साहब कहते थे कि मैंने तो उनका खैर सुना है कि अगर ये आग खत्म हो गई तो साहित्य जो है साहित्यकार का काम ही है वर्तमान विसंगतियों को रेखांकित करना और उन पर कटाक्ष करना। उससे समझौता मत करिए, भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं। मेरी अब क्लास थी 3 बजे की, मैं अब सीधा क्लास दे लूंगा, पर मुझे अपना लोभ छोड़ नहीं पाया कि मैं आपको थोड़ा सा आशा भरी निगाहों से भी देखूं। तो इस व्यंग को जीवित रखिए और इसको जिए। आप उसकी चिंता मत करिए लोग क्या कहते हैं। लोग गर्ज लगेगी तो अपने आप नतमस्तक होंगे। कबीर दास को याद करिए, तुलसीदास को याद करिए। अगर आपकी आग में दम है तो लोग जो है आपके अलावा जाएंगे कहाँ। और बहुत मैं एकाग्रता से सुन रहा था, आपका बहुत भविष्य उज्जवल है, बहुत अच्छी लेखनी चला रहे हैं। आलोक रंजन जी का तो खैर मैंने कहीं पढ़ा भी था, इसलिए जो इनका पढ़ा था वही मैंने सामने भी देखा। आप लोग दो है दोनों मेरे साथ पहली बार थे। जहां तक महबूब साहब की बात है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक रचना है झीनी झीनी रे चदरिया, तो मैं उस उपन्यास को मैंने पढ़ा है। तो जब मैं इनका सुन रहा था तो भीनी भीनी चदरिया के कुछ पृष्ठ मेरे सामने खुल रहे थे। और परवेज साहब का तो राहत इंदौरी का ही पूरा उन्होंने प्रभाव रखा है। तो इस प्रभाव को जीवित रखिए, इसमें और घी डालिए, जितना घी हो सकता है उतना डालिए, क्यों यह आग बुझनी नहीं चाहिए। साहित्यकार मशाल लेके स्वयं आगे चलता है, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आपको शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटी सी व्यंग सुनाता हूँ अपनी लंबी कविता को छोटा करके कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, कितना भुलक्कड़ है मेरा साहिब। ना बेरोजगारी पे बात करता है, ना सिलेंडर पे बात करता है, ना डीजल पे बात करता है, ना पेट्रोल पे बात करता है। वो बस कारोबारियों के साथ बैठता है, उनसे धन की बात करता है। वो बस कारोबारियों के साथ बैठता है, उनसे धन की बात करता है, ना रोजगार पे बात करता है, ना अच्छे दिनों पे बात करता है। मेरे देश ने ये कैसा शख्स चुन लिया यारो, मेरे देश ने ये कैसा शख्स चुन लिया यारो। वतन की बात करनी थी वो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी वो मन की बात करता है। और मौजूदा समय में तो मेरा साहिब गणितज्ञ बना हुआ है, समझिए, आप लोग जानते ही होंगे, गणितज्ञ बना है और a+b का होल स्क्वायर बड़ा अच्छा सिखा रहा है। तो खैर चलिए सिखाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में मैं प्रथम वर्ष के छात्र पीयूष यादव जी को बुलाना चाहूंगा। आप शिवाजी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र हैं और बड़ा अच्छा नज्म शायरी करते हैं, तो आप आमंत्रित है पीयूष जी। सभी मुख्य अतिथियों को मेरा बहुत नमस्कार और कार्यकारिणी के सदस्य, मैं बोलने की इजाजत चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यंग पे बात हो रही थी तो पहले कुछ लाइनें मैं व्यंग पे ही करता हूं कि आजकल धर्म को लेकर काफी हर आदमी का अलग खुदा वाली बात है।
तो उसी पे पूरा है कि मेरे शहर में हर आदमी का अलग खुदा है। वो खुदा हर खुदा से बिल्कुल जुदा है। वो करता है लोगों से लोगों को दूर। समझ आता नहीं मुझे वो कैसा खुदा है। हर कोई अपनी खुदा की इबादत में लगा है, फिर भी वो खुदा उन लोगों से खफा है। क्या चाहता है ये खुदा अपने लोगों से? क्यों ये खुदा इंसानियत के पीछे पड़ा है? क्यों ये खुदा इंसानियत के पीछे पड़ा है? और मैं सारे शहर में और अब मैं सारे शहर में ये इश्तिहार बांटूंगा, तुम्हारा ये खुदा नकली खुदा है। मेरे शहर में हर आदमी का मेरे शहर में हर आदमी का अलग खुदा है। वो क्या खुदा बात है, वाह, एक दूसरे से क्या बिल्कुल बहुत जुदा है। बहुत खूब, वो बहुत बहुत खूब। बढ़िया। वो खुदा एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। एक तो व्यंग हो गया। अब एक छोटी सी गजल, हाँ प्रेम बिल्कुल, मोहब्बत। पेश आज कर। प्रेम का दिन है कि मैं और दांव पेच से तुमको जीत सकता था। मैं और दांव पेच से तुमको जीत सकता था। फिर जहन में आया कि मोहब्बत कोई जंग नहीं है। जो क्या रंग बात है, चढ़ा मुझ पर काले रंग का, जो रंग चढ़ा मुझ पर काले रंग का, काला रंग मोहब्बत का रंग नहीं है। सारे जरूरी काम मैंने किए इस राह पर, फिर भी वो शख्स क्यों मेरे संग नहीं है। फिर भी वो शख्स क्यों मेरे संग नहीं है। उसने छोड़ दिया मुझे बिना बात के अकेला। उसने छोड़ दिया मुझे बिना बात के अकेला। उसको मोहब्बत करने का ढंग नहीं है। और ये आखिरी शेर है, इस पे मैं विशेष गौर चाहूंगा कि आप करें कि मेरे दिल में मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम बसती हो। मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम बसती हो। मेरे दिल में कोई खुफिया सुरंग नहीं है। मैं और दांव पेच से तुमको जीत सकता था। फिर जहन में आया कि मोहब्बत कोई जंग नहीं है। फिर जहन में आया कि मोहब्बत को बहुत अच्छा और था। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त पीयूष जी। सुनाए सुनाए। और कुछ सुनाने का कोशिश करता हूँ, आपको पसंद आ जाए कि तो कि यूं किस्तों में ठीक नहीं था, इतना तो कर सकती थी। यूं किस्तों में ठीक नहीं था, इतना तो कर सकती थी। एक बार में मेरी जान मुझको मारा जा सकता था। एक बार में मेरी जान मुझको मारा जा सकता था। एक चेहरे में इतने चेहरे, क्या बताऊं यारों मैं। एक चेहरे में इतने चेहरे, क्या बताऊं यारों मैं। इस चेहरे को एक बार में कहाँ निहारा जा सकता था। इस चेहरे को एक बार में कहाँ क्या बात निहारा जा है, क्या सकता बात है। था। एक बार फिर पढ़िए ये शेर। हाँ, एक चेहरे में इतने चेहरे, क्या बताता यारों मैं। इस चेहरे को एक बार में कहाँ निहारा जा सकता था। और लड़ता झगड़ता फिरता मैं, खुद को सिकंदर समझता मैं। लड़ता झगड़ता फिरता मैं, खुद को सिकंदर समझता मैं। मिलकर तुमसे जाना मैंने, खुद को हारा भी तो जा सकता था। खुद को क्या बात है, हारा वाह। भी तो जा सकता था। और आखिरी शेर की आप सबकी नजर है कि मिलकर तुमसे ये सीखा, एक नुस्खा मैंने ये सीखा। बिना वार किए किसी को आखिर कैसे मारा जा सकता है। बिना वार किए किसी को आखिर कैसे मारा जा सकता था। यूं किस्तों में ठीक नहीं था, इतना तो कर सकती थी। एक बार में मेरी जान मुझको मारा जा सकता था। एक बार में मेरी जान मुझको मारा जा सकता था। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। प्यारा। पीयूष यादव जी, जबरदस्त मैदान जीत लिया आपने। आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। और अब मैं राकेश जी को बुलाना चाहूंगा। हिंदी विशेष तृतीय वर्ष के छात्र हैं आप। राकेश जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद आशुतोष। और विभिन्न कॉलेजों से आए मेरे सहपाठी और अनुजों सभी को मेरा नमस्ते। और आज मैंने वर्तमान समय के समाज को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी कविता लिखी है, जो कि मैं आपके सामने जिसका वाचन करने जा रहा हूँ। और जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है उलझन। इस नए दौर की ये उलझन है, इस नए दौर की ये उलझन है, प्यार से हर किसी को अनबन है। इस नए दौर की ये उलझन है, प्यार से हर किसी को अनबन है।
मैं सुखों को तलाश करता हूँ, मैं सुखों को तलाश करता हूँ, हर तरफ शोर सा है भटकन है, हर तरफ शोर सा है भटकन है, इस नए दौर की उलझन है। सकल से कुछ पता नहीं चलता, सकल से कुछ पता नहीं चलता, कौन रहजन है, कौन रहबर है, कौन रहजन है, कौन रहबर है। इस नए दौर की ये उलझन है, इस नए दौर की उलझन है। सामना जिससे रोज होता है, सामना जिससे रोज होता है, वह साफ सुथरा सा एक दर्पण है, वह साफ क्या बात, सुथरा सा एक दर्पण क्या है। बात है, वाह। रूठ कर वो चला गया शायद, रूठ कर वो चला गया शायद, तन क्षमा चाहूंगा, रूठ कर वो चला गया शायद, रूठ कर वो चला गया शायद, आज बेचैन मेरा तन मन है, आज बेचैन मेरा तन मन है। इस नए दौर की ये उलझन है, इस नए दौर की ये उलझन है। बात मीठी करे छुरी रखकर, बात मीठी करे छुरी रखकर, दोस्त मेरा नहीं वह दुश्मन है, दोस्त मेरा नहीं वह दुश्मन है। सच, सच हमेशा वजूद रखता है, सच हमेशा वजूद रखता है, और झूठ एक खोखला सा बर्तन है, और झूठ एक खोखला सा बर्तन है। बहुत अच्छा। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत नहीं दिल जिसका, खूबसूरत नहीं दिल जिसका, नफरतों का वो एक मस्कन है, नफरतों का वो एक मस्कन है। प्यार से हर किसी को अनबन है, इस नए दौर की ये उलझन है, इस नए दौर की उलझन है। प्यार से हर किसी को अनबन है। मैं सुखों को तलाश करता हूँ, मैं सुखों को तलाश करता हूँ, हर तरफ शोर सा है भटकन है, हर तरफ शोर सा है भटकन है। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त राकेश जी। आगे पढ़ रहे हैं राकेश जी या आगे बढ़े हम? नहीं, अगर समय हो तो मैं एक छोटी सी कविता और आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और जो यह कविता है, इस कविता को मैं एक गीत के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और जो ये गीत है, इस गीत में मैंने मानवीकरण अलंकार की छटा को प्रस्तुत किया है। और जो कविता है, इस कविता का नाम दिया है मैंने नदी और सागर। और जो इसका शीर्षक है अनकहा प्यार वह मैं छुपा लाई हूँ। पर्वतों से उतर कर चली आई हूँ, पर्वतों से उतर कर चली आई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ। तू जमाने से ठहरा मेरी चाह में, पर न आया कभी भी मेरी राह में। मैं अकेली ही हिम्मत जुटा कर चली, स्वप्न देखा कि ठहरू तेरी बाह में। साथ खुशियों का सारा शहर लाई हूँ, प्यास आधी लिए चली आई हूँ, पर्वतों से उतर कर चली आई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ। कितना गंभीर है तू खड़ा ही रहा, बात दिल में रखा पर अड़ा ही रहा। ये पहेली न मुझसे कभी भी बुझी, ये पहेली न मुझसे कभी भी बुझी, जल में रहकर भी प्यासा सदा तू रहा। मीठे जल की भरी गगरी लाई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ, पर्वतों से उतर कर चली आई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ। बात दिल की कभी लब पर लाया नहीं, तेरी लहरों ने आकर बुलाया नहीं। बात दिल की कभी लब पर लाया नहीं, तेरी लहरों ने आकर बुलाया नहीं। पर जो ये वादा मैंने किया था, कभी अपना वादा भी मैंने भुलाया। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। शायद माइक म्यूट हो गया आपका। क्षमा चाहूंगा आप सभी से। बहुत अच्छा पढ़ा आपने राकेश जी, बहुत बहुत अच्छा प्यारा, पढ़ा। बहुत बढ़िया।
क्षमा चाहूंगा, मैं इस गीत को निरंतर गाने का कोशिश कर रहा हूँ। पर जो ये वादा मैंने किया था, कभी अपना वादा भी मैंने भुलाया नहीं। अनकहा प्यार वह मैं छुपा लाई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ, पर्वतों से उतर कर चली आई हूँ। अब सुनिए, लोग सागर के बारे में क्या कहते हैं। लोग कहते हैं भीतर से खारा है तू, लोग कहते हैं भीतर से खारा है तू, मौसमी इन हवाओं का मारा है तू, मौसमी इन हवाओं का मारा है तू। तू बवंडर ने खुद को संभाला, मगर जीवन यापन का बनता सहारा है तू। मेरी नजरों से तुमको ना देखे कोई, मेरी नजरों से तुमको ना देखे कोई, देख लेता तो कहता कि प्यारा है तू, देख लेता तो कहता कि प्यारा है तू। जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ, पर्वतों से उतर कर सभी बंधन में तोड़ कर आई हूँ, जंगलों से मचल कर चली आई हूँ। प्यार में दूरियां जब सिमटती गई, चाह बढ़ती गई, पीर घटती गई, तेरी बाहों में आई तो ऐसा लगा मैं सुहागन अमृता की हूँ बन गई। बेखुदी में जो खुद को भुला आई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ, पर्वतों से निकल कर चली आई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ। तेरी गहराइयों तक है जाना मुझे, खारे पानी के भीतर समाना मुझे, इस जमाने की ना कोई परवाह है मुझे, छोड़ कर ये जहां तुझको पाना है मुझे। चाह पावन मिलन की जगह आई हूँ, चाह पावन मिलन की जगह आई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ, पर्वतों से उतर कर चली आई हूँ, जंगलों से गुजर कर चली आई हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा राकेश भाई, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। खूब। आशुतोष भाई माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। अरे सॉरी सॉरी, बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत प्यारा राकेश आपने पढ़ा। और मानवीकरण अलंकार जो आपने प्रस्तुत किया है, नदी और सागर को मानव रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, बहुत प्यारा। छोटी सी कविता है मेरी कि चल साथ मेरे इश्क के जहान में, कल्पना है कि चल साथ मेरे इश्क के जहान में, रात अंधेरी राह सुमसान में, चल साथ मेरे इश्क के जहान में, चल साथ मेरे इश्क के जहान में, रात अंधेरी राह सुमसान में, कोहरा घना है इस राह अनजान में, कोहरा घना है इस राह अनजान में, साथ दे मेरा इश्क के जहान में, चल साथ मेरे इश्क के जहान में। मैं अकेला हूँ इस शहरे अनजान में, मैं अकेला हूँ इस शहरे अनजान में, हाथ पकड़ इस राह अनजान में, चल साथ दे मेरा इश्क के जहान में, रात अंधेरी है राह सुमसान में, साथ दे मेरा इश्क के जहान में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और इसी कड़ी में मैं तृतीय वर्ष के छात्र अर्जुन जी को आमंत्रित करूंगा, आप आए और हमें अपनी सुंदर कविताओं से रूबरू कराएं। आप आमंत्रित हैं अर्जुन जी। मेरी आवाज आ रही है आशुतोष? जी जी बिल्कुल आ रही। तो सर्वप्रथम मैं नमस्कार करूंगा सभी जो अतिथिगण हैं।
और सबसे बड़ी बात वो सारे हम उम्र ही हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने क्रिएटिव और टैलेंटेड हैं स्टूडेंट्स। सो मैं इतना ज्यादा तो नहीं हूँ क्रिएटिव, बट जो भी मैंने थोड़ा बहुत लिखा है वो प्रस्तुत करूंगा। प्रेम पर ही लिखा है क्योंकि बेसिक यही होता है बच्चों का स्टार्टिंग में, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी पहली कविता है, इसका शीर्षक है उसका होना। सब पत्थर हो गया है, सब पत्थर हो गई है, ये रात भी है ही काली और उसकी जुल्फें। एक ख्वाहिश की जरूरत तो प्यार ही क्यों मांगा। देखिए, एक ख्वाहिश की जरूरत तो प्यार ही क्यों मांगा, रोशनदान था खाली और उसकी आंखें। उथला सा समुंदर और सिकड़ा सा ब्रह्मांड, उथला सा समुंदर और सिकड़ा सा ब्रह्मांड, दुनिया भी सीमित और उसका चेहरा। साए मिली, साए मिली जिंदगी की कहानी, हर लम्हे में हकीकत, जिंदा भी तो है रहना और उसका होना। आगे ये इतनी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसके बाद मैंने एक और कविता लिखी थी, ये भी काफी छोटी है। इसका शीर्षक है साया। एक अनजानी सी खुशी रास आती है नजरों को, एक अनजानी सी खुशी रास आती है नजरों को, ये नजरें ढूंढ रही हैं अंधेरे में साए को, ये नजरें ढूंढ रही हैं अंधेरे में साए को, वही जो दिखता नहीं पर है ठीक सामने, ठीक उस पार वही आएगा थामने, उसी परछाई की भांति, उसी परछाई की भांति लगता है कि हो कहीं गुम, जानता हूं कि क्या नहीं, रात हूं मैं अंधेरा हो तुम। तो मेरी अगली कविता, इसका शीर्षक है ये मुस्कान। और इसको सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आभार करना चाहूंगा आशुतोष का कि उसने मेरे को मौका दिया इन पंक्तियों को जो हमारी वार्षिक अनुभव मणि है उसमें वार्षिक संस्करण में उसमें प्रिंट करवाने के लिए। सो वहां पे अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो दैट बी अ ग्रेट थिंग आई थिंक। तो इसका शीर्षक है ये मुस्कान। रंग नीला और आसमान, प्रेम मुकद्दस सरीखा अजान, आशा है सरल पर उलझे हैं अरमान, साथ हूं तेरे ना कोई एहसान, मचला था मचलता हूँ मचलता रहूंगा, मान या ना मान सारी दुनिया से बेहतर है तेरी ये मुस्कान। जमीन से आसमां तक, तिनके से जहां तक, अमावस का वो अंधेरा और पूर्णिमा के चांद तक, कांटों से फूलों तक, बचपन के उन झूलों तक, हरकतों से उसूलों तक, और अंतिम पत्ती से उन मूलों तक, कुछ है जो कहलाती है दूरी। और कौन कहता है कि उसकी रचना रह गई अधूरी, उन कहने वालों को झूठ का देती है प्रमाण, सारी कथनी से बेहतर है तेरी ये मुस्कान। जैसे रात की मंजिल दिन के उजाले में दिखती है, तेरे आने की आहट जर्रे जर्रे में महकती है, ये मैं हूं या मेरा प्यार जो कहने भर से उजागर है, वरना इसकी तासीर तो गुमशुदा रहने में दमकती है। मैंने क्या कहा बात है, था वाह, बहुत खूब। मैंने कहा था मेरा साथ नहीं है कोई एहसान, बस चाहता हूँ कि मिले तुझे एक इंसान, वही बनने का प्रयास हर पल मुझे दे फरमान, कि इंसानियत से बेहतर है तेरी ये मुस्कान। धन्यवाद। बहुत अच्छे, इसके बहुत अच्छे लिखे बहुत भाई। प्यारी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक आखिरी बहुत कविता बढ़िया। इसको खत्म करूंगा जी जी बिल्कुल। अपनी वाणी को। इसका शीर्षक है चक्षु। चक्षु हमें बताइए, आंखें। तो कोई रथ पर सवार, कोई मुरली है धरे, उसकी महिमा अपार जो विष है पिए, कहीं आस लगाए बैठी है, कहीं धुन में कोई बहती है, ये कैसा है प्यार जो बरसों जिए, उसके साये का अंधेरा मेरा सूरज हो चला है, वो बेखौफ है जो था डरता, प्रेम जुर्रत हो चला है, वह किनारा जैसे मिलता सहसा ही समंदर से,
मैं बस छू के आया हूँ पौड़ी तेरे दर से। मैं जो बना पुजारी तू मूरत हो चला है। कहीं रास रचे कहीं कोसों चले, कहीं बने अर्धनारेश्वर। तेरा अस्तित्व जो मुझ में लीन, कि अब मैं आईना क्या देखूं तू सूरत हो चला है। उस झील के उथले में तेरा बिंब जो झलकता, उस झील के उथले में तेरा बिंब जो झलकता, उसे खारा किए जाए तेरे आंसुओं का दस्ता। विफल तेरे चक्षु जो समेटना तो चाहे, विफल तेरे चक्षु जो समेटना तो चाहे, मैं रेगिस्तान सरीखा तू मेघ हो चला है। धन्यवाद। बहुत प्यारी कविता बहुत सुनाई अच्छा, आपने। बहुत खूब, बहुत बहुत जबरदस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी कविता व्यंग्य के रूप में सुनाता हूँ पहले कि नट आया है नटवर लाल बनकर, नट आया है नटवर लाल बनकर, नौटंकी करता है कलाकार बनकर। कहना यूं है कि नट आया है नटवर लाल बनकर, चालाकी करता है चालबाज बनकर, दलाली करता है दलाल बनकर। नट आया है नटवर लाल बनकर, जुमले फेंकता है जुमलेबाज बनकर, फेंकता रहता है गेंदबाज बनकर। नट आया है नटवर लाल बनकर, सरकारी संस्थानों पर नजर है इसकी बाज बनकर, सरकारी संस्थानों पर नजर है इसकी बाज बनकर, बेच न जाए कहीं दुकानदार बनकर। नट आया है नटवर लाल बनकर, नौटंकी करता है कलाकार बनकर। मेरे देश के प्यारों संभल के बचकर, मेरे देश के प्यारों संभल कर बचकर, चोर आया है चौकीदार बनकर। नट आया है नटवर लाल बनकर। चलिए खैर अरे आगे क्या बढ़ाते बात, हैं और क्या बात। आगे आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और अब मैं शिवाजी महाविद्यालय के हमारे वरिष्ठ साथी ऋग्वेद पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमें कुछ शब्द कुछ शायरियां सुनाएं। भैया आप आमंत्रित हैं, ऋग्वेद पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। दरअसल मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो सिर्फ बोल सकता हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। और क्या बोलते हैं, अरे मेरे को भैया एक मेरे को झलक देख लिए तेरी तो चले जाएंगे, तो कौन एक आया झलक, है यहाँ उम्र बिताने। ओके, एक झलक तो दिखा ही सकते हैं। ठीक है, अब बंद कर देते अरे हैं। बहुत तो मेरे को कार्यक्रमों का तो बहुत अनुभव नहीं है, मैं बस लिखता हूँ, और मैं उसको कभी-कभी तो समझ नहीं आता कि मैं शायरी लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, बट लिखना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं लिखता हूँ। तो अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी, और उसको थोड़ी नज़रअंदाज करने का कष्ट करिएगा। तो मैं कुछ साहित्य पर लिखा था बहुत पहले, तो उसको सुनाने जा रहा हूँ। गौर फरमाइएगा कि उसका टाइटल ऐसा है, क्या है साहित्य? क्या सच में साहित्य हमारे समाज का आईना है, जबकि इसे भी तो हम जैसे इंसानों ने लिखा है? क्या साहित्य में वह सब कुछ दिया है जो किसी व्यक्ति की जिज्ञासा की तमन्ना है? क्या साहित्य हम सबको एक सूत्र में बांधता है, जबकि साहित्य में भी बहुत विविधता है? क्या साहित्य को पढ़ने वाला ही समझ सकता है, जबकि साहित्य में हर व्यक्ति का हक बनता है? क्या साहित्य का पतन एक राष्ट्र का पतन बन सकता है? यह तर्क हमारे ही विचारों से निकला है। क्या साहित्य में वह शक्ति है जो हमें गति और शांति की ओर अग्रसर करती है? क्या साहित्य हमें हकीकत बताता है, या फिर सिर्फ प्राचीन कहानियां सुनाता है? अरे यार, फ़ोन किसका है? सॉरी। हेलो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सुनाए भैया। क्या साहित्य हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है, या फिर ज़िंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाता है? क्या साहित्य में मानसिक और आध्यात्मिक तृप्ति मिलती है, या फिर साहित्य खुद में एक सृष्टि है? यहाँ तक मैं थोड़ा साहित्य में मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर में साहित्य है क्या? पर जितना भी मुझे समझ में आया, तो मैं साहित्य को अपने शब्दों में थोड़े प्रस्तुत करने की कोशिश किया था कि हजारों सवालों से घिरने के बावजूद मैं साहित्य को सिर्फ इतना ही समझ पाया कि साहित्य संक्षिप्त नहीं, विस्तृत है, जिसका कोई सार नहीं, बस विस्तार है। साहित्य ज्ञान का छोटा अंश नहीं, विशाल मंच है। साहित्य हमारे लिए बेकार है, जो ऐसा कहता है यह उसका अहंकार है। साहित्य सच में एक ऐसा दर्पण है, जिसमें हम अपना रूप ही नहीं बल्कि समाज का हर कोना दिखता है। साहित्य से हर व्यक्ति बदल सकता है, जो बदलने की उम्मीद रखता है। साहित्य में वह सागर है, जिसकी एक बूंद भी ज्ञान के कई सागरों को उत्पन्न कर सकती है। माना हर एक भाषा का अपना अलग साहित्य है, मगर उनका अपना विशेष औचित्य भी है। ठीक है। बहुत अच्छा। हेलो।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता हाँ थी। जी, बहुत बहुत बढ़िया, तो बहुत जबरदस्त। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं दरअसल प्रॉपर गाँव से हूँ, तो वहाँ पे जो औरतों की स्थिति होती है, तो मैंने आँखों देखा उस स्थिति को देखा और उसके बाद मैं सोचा कि इसमें कुछ लिखा जाए। तो मैंने उसमें थोड़ी कोशिश की है, अगर कोई त्रुटि हो तो जी, उसको नज़रअंदाज करिएगा। अक्सर देखा है स्वागत है। मैंने अक्सर देखा है मैंने, कुछ गाँव की औरतें गुज़ार देती हैं सारी ज़िंदगी डर के साथ। दब जाते हैं पुरुषों के आधिपत्य के नीचे उनके सारे ख्वाब। नहीं मिलती उन्हें वह पहचान जिसकी वह हकदार है। कोई बताएगा मुझे किस बात के लिए वो गुनहगार हैं, किस बात के लिए वो गुनहगार हैं। रह जाती है चार दीवारी में कैद होकर, क्यों रखा जाता है उन्हें इस तरह घर के भीतर। कुछ उम्र निकल जाती है माँ का हाथ बटाने में, बची उम्र जाती है ससुराल का रसोई घर सँभालने में। इतना भी हक नहीं कि कुछ कर ले अपनी मर्ज़ी से, कुछ करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है उन्हें सबसे। ज़िम्मेदारियाँ की बेड़ियाँ मिल जाती हैं उन्हें मायके से, उनकी खूबसूरती छिप जाती है घर के किसी आईने में, बस बन जाती है कुछ हाथों की कठपुतली और नहीं जी पाती खुलकर अपनी ज़िंदगी। ख़याल नहीं रहता किसी को उनका, वह फिर भी ख़याल रखती हैं सबका। यही बातें क्यों लागू नहीं होती पुरुषों के ऊपर? यही बातें क्यों लागू नहीं होती पुरुषों के ऊपर? क्या लोग भूल गए हैं कि औरतों की वजह से ही है वो धरा पर? यहाँ पर बहुत प्यारा कविता भाई, बहुत जबरदस्त। मैं 1-2 आज वैलेंटाइन्स डे है तो 1-2 गज़ल प्रस्तुत करना चाहूँगा अपने भाइयों के लिए जो जिनको प्यार मिला है और जो प्यार की राह में चलना चाहते हैं, उनके लिए कि गज़ल कुछ ऐसी है कि उन्हें भूलते-भूलते हम खुद को भूल गए। इतना इश्क कर लिया कि इश्क करना भूल गए। रास्ते के पत्थर हटाए थे जिन-जिन के लिए, मंज़िल पहुँचे नहीं कि लोग चेहरा भूल गए। उन्हें देखकर सँवर जाते हैं खुद ब खुद हम, उन्हें देखकर सँवर जाते हैं खुद ब खुद हम। तुम नहीं समझोगे कि हम अपना आईना भूल गए, जितनी जल्दी हो सके मुझे कहीं दूर ले चलो। उन्हें लगने लगा है कि हम खुद को सताना भूल गए। बेशक बेशक मजबूरी रही होगी उनकी मैंने इनकार नहीं किया। बेशक मजबूरी रही होगी उनकी, मैंने इनकार नहीं किया, मगर बात तो ये है कि ये बात मुझे वो बताना भूल गए। उनके आस-पास एक ही शख्स होता है आजकल, उनके आस-पास एक ही शख्स होता है आजकल, लगता है इश्क में लोगों को आज़माना भूल गए। और आखिरी लाइन कुछ ऐसी है कि और अब तो ऐसे मंज़र नज़र आते हैं आँखों के सामने। और अब तो ऐसे मंज़र नज़र आते हैं आँखों के सामने, ज़िंदगी चल रही है खुद ब खुद, लोग उसे चलाना भूल गए, लोग उसे चलाना भूल गए। बहुत जबरदस्त भैया। अगर वाह! ज़्यादा अगर आपका हम वक़्त ना ले रहे हों तो एक आखिरी गज़ल के तौर पे बिल्कुल, प्रस्तुत बिल्कुल करना भैया। चाहते हैं, उसके बाद हम आप सबको अलविदा कहेंगे और आपकी दुआएँ जी, जी, चाहिए। स्वागत है। इसको 2 भागों में मैं विभाजित करना चाहता हूँ क्योंकि जो ऊपर की 4 लाइनें हैं वो अलग तर्क देती हैं और नीचे की जो 6 लाइनें हैं वो अलग तर्क देती है। लेकिन जब मैंने लिखा था तो वो साथ में ही मैंने लिखा था। तो ये कुछ ऐसी हैं कि तुम यह मत बताओ कि मर्ज़ क्या चीज़ है? तुम यह मत बताओ कि मर्ज़ क्या चीज़ है? सब जानते हैं यहाँ की दर्द क्या चीज़ है। इश्क में पड़ रहे शख्स को इश्क करने दो, उसे भी हक है जानने का कि ज़ख्म क्या चीज़ है। इंसानियत अगर सीख ले इंसान तो फिर वो नहीं पूछेगा कि धर्म क्या चीज़ है। घाव थोड़ा गहरा हो तो बेहतर होगा, मरीज़ को भी तो पता चले कि मरहम क्या चीज़ है। और अब यहाँ पे थोड़ा इसका तर्क अब अलग हो रहा है, तो इस पे गौर फरमाइएगा कि छत नहीं है जिसके पास सर छिपाने के लिए, जाकर उस शख्स से पूछो कि घर क्या चीज़ है। चलते-चलते थक जाएगा मुसाफिर एक दिन, शायद तब उसे पता चलेगा कि सज़र क्या चीज़ है। हर चीज़ में अमृत की तलाश करने वाला हर चीज़ में अमृत की तलाश करने वाला, उसे कैसे पता होगा कि ज़हर क्या चीज़ है? गाँव की मिट्टी को अपना सब कुछ समझता है। गाँव की मिट्टी को अपना सब कुछ समझता है, तुम उसे बता रहे हो कि शहर क्या चीज़ है? और आखिरी की 4 पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि हो अगर किस्मत में मजबूत कश्ती कोई हो अगर किस्मत में मजबूत कश्ती कोई, हम सब कुछ पार कर जाएँ कि बहर क्या चीज़ है? किसी अपने को
किसी अपने का छोड़ के जाना काफ़ी है मेरे लिए, किसी अपने का छोड़ के जाना काफ़ी है मेरे लिए, मुझे नहीं जानना कि खुदा का कहर क्या चीज़ है, खुदा का कहर क्या चीज़ है। बहुत बहुत-बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत-बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी लोगों का और आशुतोष तुम्हारा भी कि हमें एक स्टेज देने का आपने बहुत मेहनत की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सभी सहपाठियों को जो उपस्थित है उनको बहुत सारा प्रेम। वैसे भी आज तो कह सकते हैं कि प्रेम प्रेम दिवस दिवस है। ही है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी, जी, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में है। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो ऑन कर लें तो हम एक याद के तौर पे स्क्रीनशॉट रख लें कि ये समय भी गुज़र जाएगा, जो कुछ है सब मिट जाएगा। ये समय भी गुज़र जाएगा, जो कुछ है सब मिट जाएगा। एक याद रहेगी सदा तेरे मेरे मन में, एक याद रहेगी सदा तेरे मेरे मन में, बस तू यादों में जिया जाएगा। ये समय भी गुज़र जाएगा। मैं इसी कड़ी में अपने अंतिम कवि को बुलाना चाहूँगा, जो हमारे साथ जुड़े हैं बीएचयू से और आप वहाँ से एमए कर रहे हैं। रवि भैया, रवि भैया आप आमंत्रित हैं। शुक्रिया आशुतोष, इस काव्य वाचन समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जी अपनी भैया। कुछ कविताएं प्रारंभ करता हूँ सुनाना। एक कविता लिखा था मतलब प्रकृति के ऊपर कि किस तरह से वृक्षों का ह्रास हो रहा है वगैरह-वगैरह पे। तो असल में मैं मुक्तक ही लिखता हूँ, तो इसमें ज़्यादा तुक और लय आपको नहीं दिखाई देगा, पर हाँ, शायद भाव दिखाई दे। तो पहले गाँव के बीचों-बीच था बेर का पेड़, पकते तो खाते थे। माँ कहती कच्चे मत खाना, खाँसी आएगी। लोग कहते रहने दो इक्का-दुक्का तेरस में शिव को चढ़ेंगे। तेरस एक्चुअली अभी जो शिवरात्रि के दिन आएँगे उन्हें तेरस बोला जाता है गाँव में। तो रहने दो इक्का-दुक्का तेरस में शिव को चढ़ेंगे। बाकी सब तो ठीक है, सब कुछ जस का तस है, गाँव वही है, माँ अब भी टोकती रहती है, तेरस अब भी मनता है, पर अब जो नहीं है वो गाँव के बीचों-बीच बेर का पेड़। शुक्रिया। और आगे मैं एक प्रेम कविता भी सुनाना चाहूँगा कि हमारे जीवन में प्रेम ऐसे आता है, जैसे पतझड़ के बाद नवकोपलें आती हैं वृक्षों में। जीवन प्रक्रिया चलते हुए जीवन से प्रेम ऐसे चला जाता है जैसे आती है पतझड़ वनों में। प्रेम आने और जाने की रिक्ति में बसता है तो केवल प्रेम। हो गया। धन्यवाद। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत खूब। बहुत बहुत और प्यारी खूब। कुछ है कविता भैया थी। आपके पिटारे में? तो सुनाएँ। मेरे पिटारे में एक और है, पर अगर इसे अंतिम, हाँ, इसे अंतिम कह सकते हैं। जी, तो जी, बिल्कुल। पेश मैंने छूटने और बिछड़ने पे एक कविता लिखी थी, वो प्रस्तुत करता हूँ जी, जी, जी। कि केवल छूटना ही जीवन है, हमेशा कुछ न कुछ छूटता रहता है। जैसे मांझे से कटी पतंग, बसंत में छूटे पत्ते, स्टेशन से छूटी रेल, मुझसे छूटे तुम। नदियाँ छोड़ देती हैं जीना वर्षा के अभाव में, पर मरघट का पुष्प, मरघट एक्चुअली आज के युग में कहें तो शमशान घाट, पर मरघट का पुष्प नहीं छोड़ता जीना, वो जीता है और खिलता है अस्थियों पे। शरीर छोड़ देता है जीना प्रेम के अभाव में, पर प्रेम नहीं मरता, वो जीता है सर्वथा। छूटना शाश्वत प्रक्रिया है। गांव छोड़ जिस शहर को आते हैं, शायद हम उस शहर को प्रेम कर बैठते हैं, और प्रेम छोड़ना शरीर छोड़ना होता है। किसी शहर को छोड़ना जैसे शरीर से प्राण का छोड़ना होता है। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि यदि जीवन में नवीन की परिभाषा न होती, तो छोड़ना और बिछड़ना शायद जीवन की सबसे कठिन प्रक्रिया होती। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत प्यारी आपने कविता कही। आपकी कविताओं में अर्थ गंभीर होता है। इसकी छटा हमें आज दिखाई दी। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी वीडियो ऑन करें। एक तस्वीर आपकी याद के तौर पे रखी जाए। आलोक रंजन जी, राकेश जी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चला है। आप सभी का विशेष आभार, सहपाठियों का, मुख्य अतिथियों का, आप सभी का आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी आए। हमारे कॉलेज के छात्रों का आपने सुना, अपना सुनाया।
और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई आपने, बहुत आनंद आया आज आप लोग के साथ पढ़ के, सुना के, आप लोगों का सुन के। कि जाम पैमाने से छलक लेने दो, जाम पैमाने पैमाने से छलक लेने दो, मेरे यार मुझे गिलास में उतर लेने दो। जाम पैमाने से छलक लेने दो, मेरे यार मुझे गिलास में उतर लेने दो। ये आलोक जी ने अभी एक जिक्र किया था कि हमें भैया बोल जाती है, तो उसके बाद ही मैंने अपने अंदर के प्रेमी को मार के ये कविता, ये लाइनें लिखी कि जाम पैमाने से छलक लेने दो, मेरे यार मुझे गिलास में उतर लेने दो। रह गुजर हूं मैं कदों का कई अरसों से, रह गुजर हूं मैं कदों का कई अरसों से, एक मैं कदा मेरे दिल में उतर लेने दो, जाम पैमाने से छलक लेने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े, आप लोगों के साथ कविता वाचन करके बहुत आनंद आया, और उम्मीद है आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही अपना सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर